क्या होगा अगर इंसान और जल मानव आमने सामने हो और धरती और समुद्र के बीच युद्ध की घड़ी करीब हो? ये कहानी उस पल की है जब सब कुछ पल में बदल सकता है। ये मानव इतिहास में पहली बार था जब इंसान समुद्र की सबसे गहराई तक उतरकर जल जाति से बातचीत करने जा रहे थे। वे हैरान रह गए जब उन्होंने पाया कि यहाँ का तापमान स्थिर रूप से 21 डिग्री सेल्सियस पर है। यहाँ तक कि वहाँ ताजी हवा भी सांस लेने के लिए मौजूद थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पूरा स्थान मानो किसी जीवित जैविक झिल्ली से बना। ऊपर अब भी उफनता हुआ समुद्री पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति द्वारा वो मजबूती से अलग रखा गया। दीवारें और गुंबद धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहे थे, मानो कोई विशाल दैत्य शांत सांस ले रहा। सब लोग अभी इस दृश्य के सदमे से उभरे भी नहीं थे कि अचानक श्याओ मेई उनके सामने प्रकट हुई। पता चला कि जल जाति ने स्वयं मनुष्यों के साथ दूसरी बार वार्ता शुरू की थी। स्थान चुना गया था पृथ्वी की सबसे गहरी रोमान सिटी खाई। इस मिशन को सफल बनाने के लिए सेना ने टीम के सदस्यों को कठोर प्रशिक्षण दिया, क्योंकि उन्हें एक सूक्ष्म गहरे समुद्र में उतरने वाली पनडुब्बी से 8000 मीटर की गहराई तक जाना था। पूरा सफर लगभग 2 घंटे 17 मिनट का अनुमानित था। बार्कली, जिसे कभी गोताखोरी का अनुभव नहीं था, अपने सैनिक कर्तव्य के कारण प्रशिक्षण में जुट गया, लेकिन समुद्र में उतरते समय अपने अपनों को खोने का डर उसे रुला देता है। जल्द ही टीम लक्ष्य क्षेत्र में पहुंचती। इस बार बार्कली के साथ 5 स्थायी शक्तियों के राजनयिक भी थे और न जाने कैसे भारत भी इस दल में शामिल हो गया। मनुष्यों ने उपहार के रूप में पृथ्वी का ग्लोब तैयार किया। शायद उम्मीद थी कि एक ही धरती पर रहने के कारण जल जाति मानवता पर दया करेगी। फिर सभी लोग पनडुब्बी के अंदर जाते। कर्मचारी स्क्रू कसकर हैच को बंद कर देते। पनडुब्बी धीरे धीरे समुद्र में उतार दी जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, रोशनी गायब हो जाती है। कानों में स्टील प्लेटों पर पड़ते जल दबाव की धात्विक आवाज गूंजती रहती है। सबके मन में तनाव बढ़ता जाता है। उधर लंदन की संसद में अमेरिकी प्रतिनिधि दावा करता है कि उनके पास एक गुप्त ध्वनि आधारित हथियार है जो जल मानवों को चौंका सकता है। लेकिन फ्रांसीसी प्रतिनिधि कहता है कि अमेरिका युद्ध इसलिए चाहता है क्योंकि वो समुद्री व्यापार पर अत्यधिक निर्भर है। उसे डर है कि उसकी विश्व महाशक्ति की स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। पनडुब्बी अब 25,000 फीट लगभग 9,000 मीटर की गहराई पर पहुंच चुकी थी। एक ऐसा क्षेत्र जहां पहले कोई मानव नहीं गया। अचानक एक जोरदार झटका लगता है और वे समुद्री तल पर उतर जाते हैं। तभी एक विशाल शक्ति उन्हें और गहराई में उठाकर ले जाती है। आखिरकार पनडुब्बी फिर रुकती है। महिला वैज्ञानिक आश्चर्य से देखती है कि बाहर का दबाव केवल 120 किलो पास्कल है, जो सतह के वायुदाब से बस थोड़ा अधिक है, जबकि वे 9,000 मीटर की गहराई पर है। सब हैरान थे कि जल मानवों की तकनीक ये कैसे संभव बना रही। अचानक चारों ओर अंधेरा छा जाता है। सभी लोग जल्दी से हेलमेट पहन लेते हैं। टॉर्च की रोशनी में वे देखते हैं कि स्क्रू एक एक कर खोले जा रहे हैं। सावधानी से वे पनडुब्बी से बाहर निकलते हैं। यहाँ का तापमान और दबाव बिल्कुल सतह जैसा था और ऐसा लग रहा था कि वे किसी विशाल जीव के शरीर के भीतर है। लेकिन इतनी पतली जैविक झिल्ली 9,000 मीटर के जल दबाव को कैसे रोक रही थी? तभी सॉल्ट बार्कली के सामने आता है। सबके सामने वो अपना मास्क उतार देता है। यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र सतह जैसा ही था। सॉल्ट उन्हें अंदर की ओर ले जाता है और समझाता है कि वे एक टाइटन दैत्य के शरीर के भीतर रहते हैं। समुद्र तल पर चमकने वाले बैक्टीरिया और मछलियाँ प्राकृतिक रोशनी प्रदान करते हैं। मानव मानकों के अनुसार जल मानव एक घुमंतु समाज की तरह है। उनकी बुद्धिमत्ता के आधार पर अलग अलग वर्ग बनाए गए। तभी बार्कली को एहसास होता है कि उसके कुछ साथी पीछे छूट गए। सॉल्ट उसके गाल को छूता है और एक अजीब सी निकटता का माहौल बन जाता है। वो कहता है कि उसने कभी इतनी गर्माहट महसूस नहीं की। बार्कली जल्दी से कहता है कि वो अरबों इंसानों की उम्मीद का बोझ लिए हुए है, इसलिए तनाव स्वाभाविक है। लेकिन तभी ये पल उनके साथियों द्वारा बाधित हो जाता है। सॉल्ट का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो उन्हें आगे ले जाता है। जल्द ही वे अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचते हैं। उनके सामने का दृश्य उन्हें स्तब्ध कर देता है। असंख्य जलजाति सैनिक पूरी तैयारी में खड़े थे। अगर वार्ता में कोई गड़बड़ी हुई तो अगले ही पल वे धरती पर हमला कर सकते थे। राजनयिक प्रोटोकॉल के अनुसार डॉक्टर उपहार ग्लोब प्रस्तुत करता है, लेकिन अचानक वो पृथ्वी मॉडल लाल रोशनी से चमक उठता है। बार्कली तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस करता है। बहुत जल्द दोनों के सिर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हालांकि बार्कली ने सच्चाई बता दी, लेकिन अपने साथियों की दर्दनाक मौत का दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूमता रहता। इंसानों ने इस विस्फोट का दोष जल मानवों पर डाल दिया, यहाँ तक कि एक नकली वीडियो भी बना दिया। सॉल्ट को कैदी बनाकर बंद कर दिया गया। जल्द ही हेलीकॉप्टर क्यूलोंग को वापस लंदन ले जाता है। बार्कली की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती। तभी उसे पता चलता है कि ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी संभालने वाला श्याओ हेई दरअसल उसका पुराना साथी है। ये सोचकर कि सॉल्ट का अंजाम बुरा होगा, बार्कली खुद गाड़ी चलाने का निर्णय करता है। श्याओ हेई को शक नहीं होता और वो चाबी दे देता है। बार्कली तुरंत ट्रक में कूद जाता है। कुछ सैनिकों को शक हो जाता है और वे गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन बार्कली जानता है कि इतने मीडिया के सामने वे गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेगी। पानी में प्रवेश करते ही श्याओ मेई अपनी ताकत वापस पा लेती है। वो आसानी से बंद कैबिन का दरवाजा खोल देती है और दाशान को सुरक्षित रखती है। फिर दोनों तेजी से पानी के नीचे से निकल जाते हैं। इंसानों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। जब केट दाशान को खोजने की तैयारी कर रही होती है, तभी कमांड सेंटर में तेज अलार्म बजता है। स्क्रीन पर दिखता है कि 9 जलजीव बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। जल्द ही एक नया जल जाती दूत गुप्त रास्ते से अंदर पहुंचता है। केट कुछ बोलने ही वाली थी कि वो दूत से सख्ती से रोक देता है। वो खुद को टेड बताता है और कहता है कि वो श्याओ मेई को वापस जल लोक ले जाने आया, क्योंकि पिछले विस्फोट में श्याओ मेई ने इंसानों को बचाने के लिए अपने ही समुदाय के जीवन की अनदेखी की थी। ये जल जाति के मूल नियम का गंभीर उल्लंघन है, इसलिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए। केट जवाब देती है कि श्याओ मेई उनके नियंत्रण से भाग चुकी है और इंसानों के हाथ भी लगती है तो भी आसानी से जल जाति को नहीं सौंपा जाए। लेकिन टेड और जल जाति का रवैया बहुत सख्त होता है। वे साफ चेतावनी देते हैं
कि अगर इंसान शाओमेई को नहीं सौंपेंगे तो धरती और समुद्र के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ जाए। इधर दोनों पक्षों द्वारा तलाशे जा रहे दशान और शाओमेई एक छिपे हुए स्थान पर छिपकर खुशहाल जीवन बिता रहे थे। काम खत्म होने के बाद अचानक बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दशान सुझाव देता है कि शाओमेई पानी में छिप जाए, लेकिन शाओमेई कहती है कि जैसे ही वो पानी में जाएगी जल जाती तुरंत उसकी लोकेशन का पता लगा लेगी। आखिरकार दशान फैसला करता है कि वो उसे पहाड़ों की ओर ले जाएगा। वहाँ का सुनसान इलाका और झील शाओमेई के जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। शहर से निकलने के लिए दशान एक फोन छीनकर एक महिला से संपर्क करता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी पत्नी और वो महिला दोनों कड़ी निगरानी में। जैसे ही वे तय जगह पर पहुंचते हैं उन्हें दो टीमों ने चारों ओर से घेर लिया। एक तरफ संयुक्त खुफिया टास्क फोर्स, दूसरी तरफ जनरल की निजी सशस्त्र सेना। दोनों पक्ष दशान और शाओमेई को पकड़ने के लिए आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं।